नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं, जो थोड़ा-सा अलग है। आज सुबह-सुबह जब रक्षा मंत्री की तरफ से एक ट्वीट आया कि 10 बजे वो एक प्रमुख घोषणा करेंगे, तो कई लोग कई तरीके के कयास लगाने लगे। कुछ ने सोचा कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं हो गई है और इस तरीके की बातें सोची जाने लगी। लेकिन जब उसका विवरण आया तो अपने आप में बहुत अलग था और वो विवरण भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम था। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमेशा की तरीके से बहुत उदार रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, और उन्होंने इस बार भी हमारी इस आग्रह को माना। बहुत-बहुत आभार गुरमीत जी आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। आज जब ये घोषणा की गई कि राजनाथ सिंह जी ने कि जिसमें ये कहा गया कि देश आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर कई चीजों का वो इंपोर्ट रोकेगा भारत, और वो भारत में ही बनेगी। 101 लिस्ट 101 वस्तुओं की लिस्ट ऐसी बनाई गई, ऐसे औजारों की लिस्ट बनाई गई, ऐसे शस्त्रों की लिस्ट बनाई गई, ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई गई जिसमें 101 है वो, और वो लिस्ट कितनी महत्वपूर्ण है और इससे होने क्या जा रहा है, खास तौर से जब इसमें अगले 5 सालों में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान उससे खरीदा जाएगा। तो इस घोषणा को आप किस तरह से देखते हैं? अंकुर जी, आपको जय हिंद। और मैं सोचता हूं कि जो आज की अनाउंसमेंट है, जो भारत के रक्षा मंत्री जी ने की है, ये ऐतिहासिक अनाउंसमेंट है। देखिए, जो भारत की इंडस्ट्रियल बेस है, उसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है। ये एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस डिसीजन के ऊपर में भारत में क्या-क्या बदला। जो मुद्दे हैं भारत के इस वक्त में, जो चैलेंजेस हैं, जिस प्रकार मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, सेल्फ रिलायंस, लोकल और मैन्युफैक्चरिंग के जो चैलेंजेस हैं, इन सब को ये डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सपोर्ट करता है। आज के जो अनाउंसमेंट की है रक्षा मंत्री जी ने, उसमें मुख्यतः 101 ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर में इंपोर्ट के लिए एम्बार्गो लगाया है, और ये बहुत सोच समझकर आइटम्स को सिलेक्ट किया है। ये तीनों ही अंग के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए हैं। और इसमें जो मौजूदा लोकेशन मतलब पोजीशन है, जो टेक्नोलॉजी की स्थिति है, जो हम बनाने की क्षमता रखते हैं, उन सबको मद्देनजर रखकर किया गया है। देखिए, ये जो आज का निर्णय है, इससे जो भारत की इंडिजीनाइजेशन मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में इट विल प्रूव एज ए बूस्टिंग फैक्टर। और ये जो कदम है इंडिजीनियस की तरफ, वेपन और जो मिलिट्री वेयरविदॉल बनाने का जो निश्चय लिया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि सबसे बड़ा बात होती है कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को क्या आइडेंटिफाई किया है। अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है तो आपने निर्णय क्या लिया है, जो निर्णय लिया है क्या आपने उसको डिफाइन किया है का आइटम्स के नाम पर उसको आइडेंटिफाई किया है। अगली बात यह कि जो निश्चय लिया है उसको जो इंप्लीमेंट करना है, उसकी टाइमलाइन क्या है। कोई भी निश्चय जो टाइमलाइन के साथ नहीं होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इस बार जो निश्चय लिया है, इस बार जो आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो 101 आइटम्स हैं जो पहले हम इंपोर्ट करते थे और उसको एम्बार्गो लगाया है, टाइमलाइन के साथ बताया है। देखिए, जब हमने ये डिसीजन ले लिया है कि हम ये आइटम्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि चुनौती है हमारे इंडस्ट्री के ऊपर में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर में, हमारे एमएसएमईज के ऊपर में, हमारे साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के ऊपर में, और हमारे यूथ के ऊपर में। क्या हम सब इसके ऊपर में खरे उतरते हैं? ये जो डिसीजन था मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, ये एनडीए 1 की सरकार ने भी लिया था।
प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एक स्ट्रेटेजिक मिशन था, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, लेकिन जिस प्रकार से हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे पीएसयूज ने, हमारे डीआरडीओ के कुछ अंग ने इसका सपोर्ट नहीं किया था, उसके कारण आगे नहीं बढ़ रहा था। और मुझे खुशी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये डिसीजन लिया है। आखिर में तो ये जो इंपोर्ट करते हैं ये एमओडी के थ्रू ही आता है, तो उन्होंने अपने आप ये डिसीजन लिया है कि इन आइटम को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन खुद बनाएंगे। वैसे भी अगर आप वातावरण देखें कि किस प्रकार भारत देख रहा था मेक इन इंडिया, इंडिजीनियस रूट, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इंडस्ट्री को, तो एक बात अवश्य थी कि पूरे विश्व में एक मैसेज बिल्कुल क्लियर चला गया था कि इसके बाद में भारत खुद ही अपने आप से बनाना चाहता है, मेक इन इंडिया करना चाहता है। तो जो टेक्नोलॉजी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब की मदद तो लेते हुए, और अभी एक कंपल्शन है हर एक जो ओईएम्स हैं, जो फॉरेन कंपनीज के जो ओईएम हैं, उन पे कंपल्शन है कि ये अभी भारत ने डिसाइड कर लिया है कि मेक इन इंडिया होगा। अगर हम मदद लेंगे किसी क्रिटिकल आइटम्स की, वो भी बाद में हम लोग मेक इन इंडिया में ही करेंगे। आप क्योंकि खुद पूर्व उप सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, इसकी खरीद और बाकी चीजों से भी जुड़े रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय स्तर पर, जिसका आपने हल्का सा जिक्र किया कि हमारी मिनिस्ट्री, हमारे लोग उसको उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, तो अब उनको चुनौती बड़ी है कि वो एक टाइमलाइन, क्योंकि अभी तय कर दिया कि अगले साल 2020 के बाद से हम कुछ चीजें बिल्कुल नहीं खरीदेंगे बाहर से, हम यहीं पर लेंगे। तो क्या उस चुनौती पर खरे उतरने के लिए, क्योंकि इस बार एक सबसे अच्छा काम जो हुआ वो टाइमलाइन तय कर दी गई है कि हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, और ये चीजें जो है वो नहीं लेंगे, जिसमें कुछ बहुत बड़ी अस्त्र शस्त्र भी हैं। तो क्या हम स्थानीय स्तर पर इतना तैयार है, देश हमारा इतना तैयार है कि हम पूरी तरीके से ले लें? और दूसरा सवाल ये होगा उसमें जुड़ता हुआ कि इस कदम से जो निर्यात करने वाली कंपनियां हैं, जो जो जिसको पहले बनाती थी, विदेशों में बनाती थी, वो या उनकी सरकारें क्या खफा तो नहीं होंगी? ये दोनों अलग अलग सवाल है। अक्कू जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने मुख्यतः 3 चीजें पूछी हैं और बहुत रियलिस्टिक तरीके से पूछा है कि क्या हम तैयार हैं, क्या जो फॉरेन वाले हैं वो खफा तो नहीं हो जाएंगे, और आपने ओईएम्स के बारे में पूछा है। पहली बात जो आपने पूछा है तैयार, मैं तो ऐसा सोचता हूं कि देखिए, अगर हमने निश्चय कर लिया अपने आप बनाएंगे तो कोई नहीं रोक सकता है। हमने देखा था कि जब हमारे ऊपर में कोविड के समय के ऊपर में जब शुरुआत में एक चैलेंज था, हमारा पीपीई इक्विपमेंट और जो बाकी सामान हम खुद नहीं बनाते थे, तो भारत ने निश्चय लिया और अभी पूरे विश्व में नंबर 2 में खड़े हैं जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पीपीई इक्विपमेंट। उसी प्रकार मैं ऐसा सोचता हूं कि ये हमारी इंडस्ट्री भी तैयार है, हमारे एमएसएमईज भी तैयार हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर भी तैयार हैं। एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी वो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम थी, हैंड होल्डिंग की थी, हमारे रूल और रेड टेप की प्रॉब्लम थी। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी डीआरडीओ के पास में टेक्नोलॉजी है वो काफी है। अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ शेयर करेंगे, ये ब्यूरोक्रेटिक्स वाले जो डिले होते हैं उनको कम करेंगे, तो अवश्य ही जो पूरा भारत की इंडस्ट्री है, एंटरप्रेन्योर हैं, एमएसएमईज हैं, वो खरे उतरेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है इसके ऊपर में। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि कोई खफा तो नहीं हो जाएगा। देखिए, कोई खफा हो या ना हो इसका हमारे ऊपर में कोई निर्भर नहीं करता है। हमको अपनी आत्मनिर्भरता बनानी है, हमको इसको लोकली बनाना है। देखिए, ये जो मिलिट्री और सिक्योरिटी के आइटम्स होते हैं ये आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आप डिपेंड करेंगे तो एन वक्त क्रिटिकल टाइम के ऊपर में आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक प्राथमिकता के तौर पर एक अपना निश्चय ले कि हम इसको बनाएंगे, और खुशी है, एक इरादा है करने का। और मैं ऐसा सोचता हूं कि पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से एक मैसेज पूरे वर्ल्ड के ओईएम्स को गया है कि देखिए, अगर आपने भारत के साथ में डिफेंस आइटम्स के, मिलिट्री वेयरविदॉल के बारे में आपने बिजनेस करना है
तो सबसे पहले मेक इन इंडिया एक रूट है जो हम नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। पहले ऑफसेट के रूप में था, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन इन इंडिया के बारे में। अभी सबको मालूम है कि अगर इंडिया कोई मिलिट्री का आइटम लेगा तो सबसे पहले कहेगा कि मेक इन इंडिया, दूसरी बात कहेगा कि हमारे यही बनाएंगे, और वो तैयार हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए अभी जो स्थिति है, जो 15 जून के बाद में या अप्रैल के बाद में जो स्थिति पैदा हुई है कोविड के बाद में और गलवान इंसिडेंट के बाद में, उसमें जितने भी फॉरेन ओईएम हैं सब इस बात के लिए तैयार हैं कि वो मेक इन इंडिया में सपोर्ट करेंगे। अभी देखिए भारत के रक्षा मंत्री जी गए थे रशिया S-400 मिसाइल के बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए। उसके बाद राफेल आए, उसके बाद रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए अमेरिका, ड्रोन के लिए इजराइल। तो ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है कि आप अपने आइटम्स के लिए बाहर के ऊपर में निर्भर हो। और ये जो सबसे बड़ी रियलाइजेशन है, मेरे को इसी की खुशी है कि अब हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। और बड़ी बात ये है कि इन सब के पीछे में पैसे की बात होती है, तो डिफेंस बजट, कैपिटल जो बजट है, कैपिटल हेड है, इसके बारे में बहुत अच्छी सोच की है। क्या ऐसे इसमें कौन कौन से आइटम हैं जो बड़े हैं और जिसकी वजह से कुछ बदलाव दिखेगा हमारे यहाँ? अक्कू जी, ये जो लिस्ट है 101 आइटम की है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी की साइड में है। मेरे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है, बहुत डिटेल में लिस्ट है। लेकिन मोटे तौर पर ये है कि इसमें आप ये टाइमलाइन के साथ बताया गया है। ये टैंकों के बारे में भी है, जो हमारा आर्मर्ड वाले व्हीकल्स हैं उनके बारे में, आर्टी गन्स के बारे में, सोनर सिस्टम, असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, रडार्स, और ऐसे 101 चीजें हैं जो पूरा एनालाइज किया गया है कि क्या हम इंडिया में बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि इसी के साथ साथ में एक जो हमको अपना R&D का बेस है उसको बड़ा करना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी पार्क होते हैं उनको बनाना पड़ेगा। और जो विश्व के जो देश हैं जो डिफेंस के इक्विपमेंट स्टेट ऑफ आर्ट बनाते हैं, 5th जनरेशन के बनाते हैं, उनसे हमको टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। देखिए ये टेक्नोलॉजी कॉस्टली होती है, शुरू में तो लेनी पड़ेगी, इसमें स्टेट को मदद करनी पड़ेगी। जो इंडस्ट्री है, MSMEs है, उनका राष्ट्र को, सरकार को उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, उनको मौका देना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी। और मैं इस चीज का पूर्ण विश्वास है मेरे को कि ये जो कदम है, इस कदम से जो हम मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में प्रगति करेंगे वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ होगी आने वाले समय में। जैसा कि इस लिस्ट में आपने बताया आर्टिलरी गन्स हैं, रेडार हैं, ये एक बहुत बड़े पार्ट हैं। लेकिन ये इस पूरी लिस्ट में पब्लिक और प्राइवेट कैसे इसका बंटवारा होगा और क्या उम्मीद आपको लगती है? देखिए इस प्रकार है कि हमने देखा है कि पिछले 10-15 साल में जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री है, जो सिविल डिफेंस इंडस्ट्री है, जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, उनमें बहुत तरक्की की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि उसका जो बायर है वो एक ही है, वो MOD इज द ओनली बायर इन द कंज्यूमर। और उसके जो तौर तरीके हैं, जो ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स होते हैं, जो रेड टेपिज्म होती हैं, जो तरीका होती हैं, जो एक मेल मिलाप का होता है, जो ओवर सिक्योरिटी के बारे में बात करते रहते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी ये सरकार को भी समझ आ गया है, MOD को भी समझ आ गया है, और जो ब्यूरोक्रेट्स इसमें दखल देते हैं उनको भी सरकार ने ये निश्चय कर लिया कि उनको इस प्रॉब्लम से हटना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो बात है वो बात राष्ट्र की है, वो बात राष्ट्र सुरक्षा की है, वो जो डिफेंस प्रोडक्ट है उसकी है। तो उसके लिए जो डिफेंस इंडस्ट्री है, MSMEs हैं, देखिए MSMEs जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, वो नंबर बहुत ज्यादा है। अगर हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, उनको कोई चैलेंजिंग टास्क देते हैं, उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, उनका फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो ये
पूरा ढंग रूपरेखा एकदम बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और मैं ऐसे सोचता हूं कि ये जो पीएसयूज हैं हमारे, जो सरकार की इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने वो तरक्की नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए। आखिर में क्या हुआ, हम तो उनके ऊपर में डिपेंड करते रहे और उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी है कि भारत के जो 60 to 70% जो डिफेंस का सामान है, स्पेशली जो मॉडर्न और लेटेस्ट सामान है, वो हमको मंगाना पड़ता है। ये तो उनका बिल्कुल ही एक फेलियर है। और अभी उनको अपने फेलियर से हटकर ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, जो सिविल इंडस्ट्रीज है, जो एमएसएमई है, उनको जगह और उनको पार्टिसिपेशन करने के लिए माहौल बनाना जरूरी है। और उसके लिए अभी सरकार ने निश्चय ले लिया है। क्या आपको लगता है कि ये पीएसयूज की जो इसको बनाते रहे हैं, ये उनकी लापरवाही रही है या ढिलाई रही है, या कहीं मतलब मैं पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो कहीं किसी दबाव में तो नहीं रहे? मैं तो कहूंगा कि दबाव में नहीं रहे हैं, लेकिन उनका काम करने की जो शैली थी वो ठीक नहीं थी। उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा थी, उसमें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं था, उसमें एक नयापन नहीं था, उसमें एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट नहीं था, उसमें सेल्फ प्रोडक्शन नहीं था। पीएसयूज ने अपनी एंसिलरी बनाई हुई थी, मतलब बनाते तो वही है, डिफेंस इंडस्ट्री वाले हैं, सिविलियन इंडस्ट्री वाले, लेकिन ये जो एंसिलरी बनाकर खुद जो कंट्रोल करते थे, खुद जो बाबूगिरी करते थे, वो ठीक नहीं था। ना इनका स्टैंडर्ड ठीक था, ना इनका काम करने का तरीका ठीक था। और इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की है जिसमें अभी सरकार को, अभी राष्ट्र को ये डिसीजन लेना पड़ा है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 4 लाख करोड़ रुपीस जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आएगा 6 से 7 साल के अंदर में, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे बहुत बिजनेस बनेगा, इससे बहुत एंटरप्रेन्योर आएंगे सामने में, इसमें इंडस्ट्री बहुत पार्टिसिपेट करेगी। अभी जो डिसाइड किया गया है कि 1,30,000 करोड़ रुपए दोनों आर्मी और एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए 1,40,000 करोड़, ये उनको कैपिटल फंड में दिया जाएगा। अभी कैपिटल फंड रेवेन्यू से अलग कर दिया गया है, तो रेवेन्यू का और जो कैपिटल उसका इफेक्ट नहीं होगा एक दूसरे से। और इसको भी कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट को भी 2 हिस्सों में बांटा है, एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, एक फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट फंड है। तो जो हम क्रिटिकल आइटम हैं, जो निच टेक्नोलॉजी के हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी और आर&डी हमारे पास नहीं है, उसके लिए अलग फंड है। लेकिन जो डोमेस्टिक वाला है उसके लिए अलग फंड है। तो मैं तो ऐसा सोचता हूं कि ये जो अलग बजट हेड बनाया है जो डोमेस्टिक के लिए 52,000 करोड़ है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि भारत के जो सिविल डिफेंस इंडस्ट्री है, जो एंटरप्रेन्योर हैं, एमएसएमईज हैं, उनको बहुत बड़ा हौसला मिलेगा कि उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी कैपिटल फंड में बनाया है। तो मेरे को तो एज ए सैनिक, एज ए भारतीय बहुत खुशी है कि ये इतना सुंदर डिसीजन लिया है। क्या लोकल प्राइवेट सेक्टर जो है उनको प्रमोट करने की कितनी संभावना है? वैसे बताया तो बहुत सारा है कि उससे ज्यादा करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में क्या उनको कितना आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात पक्की है कि जो ये आज का डिसीजन है, इसके पीछे जो निश्चय है, इसके पीछे जो रियलाइजेशन है, वो क्लियर है कि ये जो पुराना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, जो रेड टेपिज्म का जमाना था, जो जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक पार्टिसिपेशन करने में मुश्किल आती थी, वो सब निकल जाएगा। और मेरे को विश्वास है कि जो हमारे सिविल डिफेंस इंडस्ट्री है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि सरकार डिसीजन ले। सरकार कहती रही है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स और पीएसयू बीच में अड़ते रहे हैं। और ये जो डिसीजन लिया है, ये उनके लिए भी एक संदेश है कि आप
जो भारत की सिविल इंडस्ट्री है, एंटरप्रेन्योर है, एमएसएमईज है, उनको भारत की सुरक्षा के साथ में जो प्रोडक्शन है उसके साथ में जुड़ने दीजिए, उसके अंदर में बाधा मत डालिए। और इस डिसीजन के बाद में आप खुद ही देखेंगे कि ये जो रास्ता है अलग तरीके पर चल पड़ेगा। एक अंतिम सवाल है कि क्या तमिलनाडु और यूपी में जो क्लस्टर बन रहे हैं उससे इस पे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है अक्कू जी। ये जो तमिलनाडु की आपने बात की, जब डिफेंस एक्सपो हुआ था वहां पर, तो ये अनाउंस किया गया था वहां पर डिफेंस एक्सपो का, और लास्ट जो लखनऊ में किया गया था तब भी अनाउंस किया था। इसके अलावा और भी बहुत डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, जैसे मुंबई के पास में, औरंगाबाद के पास में, और पंजाब में, और ऐसे इलाकों के अंदर में उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा पार्टिसिपेशन के लिए। और मैं इस चीज पर आई एम वेरी श्योर कि जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है और जो डिफेंस कॉरिडोर है, ये अभी खास तौर पर उभरेंगे। लेकिन ये जो ओएफबी है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उसकी कुछ फैक्ट्री के एम्प्लॉइज बहुत हड़ताल की मतलब धमकी दे रहे हैं, और जिसमें 60-70-80 हजार एम्प्लॉइज हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे इससे निपटा जाएगा? अक्कू जी, एक तरफ ये हड़ताल, ये धमकी, और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी की चैलेंज और चुनौतियां आप देख रहे हैं। ईस्ट लद्दाख के अंदर में क्या चुनौती है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ क्या चुनौती है, आप देख रहे हैं टेररिज्म की क्या चुनौती है। तो उसके सामने भी इनकी जो प्रोटेस्ट है, इसका कोई मायना नहीं है। नहीं तो इनकी शिकायत आखिर क्या है? तो क्या जेन्युइन शिकायत है, नहीं है? देखिए, मैं अक्कू जी, अगर समय होता तो मैं इसको कवर करता, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि ये जो प्रोटेस्ट है, जो शिकायत है, जो इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए मदद है, वो अलग विषय है, और सरकार अवश्य इसके बारे में सोचे। इसका अभी समय नहीं है, ये सही समय नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने बहुत समय निकाला हमारे लिए, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जय हिंद जी, बहुत शुक्रिया जी आपका।